तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहली कंपनी का नाम आपके सामने है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है अगर आज की गिरावट की मैं बात करूं तो 3.25% की मंदी के साथ इसने परफॉर्म किया है। तो देखिए दोस्तों, आज इसको जो है दोहरी मार पड़ गई। एक तो पहली मार तो पड़ी दोस्तों, जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज हैं वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो 80 के आसपास ही हैं, लेकिन जो उनका ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ। और जब जब क्रूड ऑयल के प्राइजेज बढ़ने लगते हैं तब हमें जो है जो केमिकल कंपनीज की बात कहें, इंडियन केमिकल कंपनी जो B2C हैं, जिनके जो है प्रोडक्ट बनाने में जो है क्रूड ऑयल का यूज होता है, तो उन कंपनीज में गिरावट देखने को मिलती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स एंड पिडिलाइट की। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें, इसमें जो है पहले से ही मंदी के साथ परफॉर्म करा, 1% के मंदी के साथ परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ऊपर से फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने। जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट आने के बाद थोड़ी और गिरावट हो गई। तो कुल मिलाकर जो है 1.5% की मंदी के साथ पहले परफॉर्म कर रहा था, 1.5% की मंदी फिर हो गई, तो टोटल मिलाकर जो है 3.25% की मंदी के साथ परफॉर्म किया। आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए दोस्तों, जो गिरावट का रीजन है वो मेन रीजन है जो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो मिस कर चुकी हैं एक्सपेक्टेशन को। 10% के साथ मोटा मोटी राउंड ऑफ करें तो 10% के साथ मान सकते हो। लेकिन अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी मिस कर चुका है मात्र 3% के साथ। और अगर बात करें पिछले क्वार्टर्स की, तो मार्च 2023 जो क्वार्टर 4 था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो वहां पर भी कंपनी ने अर्निंग को बड़े गैप से मिस किया था, लगभग जो है 22.66, और दिसंबर में भी मिस किया था और सितंबर में भी मिस किया था। हाँ, जो है जून में जरूर बीट किया था। पिछले साल जून 2022 की बात करें तो जून में जो जरूर जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था। बाकी जो है लगातार 4 क्वार्टर हो चुके हैं लगातार मिस करती आ रही है कंपनी। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके अगर हम बात करें, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये कंपनी है B2C मार्केट लीडर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि केमिकल कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से यही है, और ये एक B2C कंपनी है। तो छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, जो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, उधार में लेकर नगद में बेचना, यानी जो है कच्चा माल उधार में खरीद कर जो है उसको तैयार करके फिर कैश में बेचना। क्योंकि तो देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था उधार में लेकर जो है नगद में बेचना, क्योंकि आपके पास जो है कैश बिल्कुल, देखिए कंज्यूमर आपको नगद कैश देगा, लेकिन B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें जो है सामने वाला बिल्कुल आपके बराबर होगा या आपसे बड़ा होगा, तो आप उसके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ना आपके पास प्राइसिंग पावर होती है। जबकि B2C में आपके पास प्राइसिंग पावर होती है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लेकिन आप जो है B2B जो है उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल आपको थोड़ा दबा के रखेगा, थोड़ा जो है आपको जो है रेट उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। वो जिस रेट में लेगा लगभग आप उसी रेट में उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर के साथ आप जो है बार्गेनिंग कर सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कहा जा सकता है। तो यहां पर जो है ग्रोथ आपको कंसिस्टेंट मिलेगी अगर B2C की बात करें, लेकिन B2B में आपको वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगी। टाइम करेक्शन बोल सकते हो उसको, आप प्राइस करेक्शन बोल सकते हो। जैसे जो अदर केमिकल कंपनीज की हम बात करें तो उसमें आपको टाइम करेक्शन भी मिल सकता है, प्राइस करेक्शन भी मिल सकता है। लेकिन अगर पिडिलाइट की बात करें तो यहां पर आपको ना तो टाइम करेक्शन मिलेगा ना प्राइस करेक्शन मिलेगा, बिल्कुल स्टेडी रिटर्न्स। हालांकि रिटर्न्स आपको थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल स्टेडी रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा B2C कंपनीज होनी चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपको पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रखना है, स्टेडी रिटर्न्स चाहिए, लगातार रिटर्न्स चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा B2C कंपनीज होनी चाहिए। लेकिन आपको पोर्टफोलियो में उठापटक ज्यादा चाहिए, आप झेल सकते हो वोलेटिलिटी के, हालांकि रिटर्न्स आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकते हैं B2B कंपनीज में, तो आपके पोर्टफोलियो में B2B कंपनी ज्यादा होनी चाहिए, उसमें उठापटक थोड़ी ज्यादा होगी, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन थोड़ा आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। अगर दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न्स कंपनी के देखना चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो 31,881% के रिटर्न्स कंपनी ने दिए। और कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो 22 मार्च 1996 से कंपनी बाजार में है। और अगर 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया है, काफ़ी अच्छी बात है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। आप चार्ट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल देख सकते हो, 45 डिग्री पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, कोई मेजर करेक्शन नहीं, कोई टाइम करेक्शन नहीं, कोई ज़्यादा प्राइस करेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा।
देखिए दोस्तों, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है एडहेसिव सेगमेंट में भी काम करती है और पेंट सेगमेंट में भी काम करती है, सीलेंट भी कंपनी बनाती है। तो इसका एक ब्रांड है जो फेविकोल के नाम से काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी जो है नाम से मांगा जाता है। और अगर दूसरे ब्रांड की हम बात करें, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, फेविक्विक का नाम आपको दिखाई देगा, एमसिल का नाम आपको दिखाई देगा, फेविस्टिक यहाँ पर दिखाई देगा, डॉक्टर फिक्सिट जो है जाने माने ब्रांड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बाकी दूसरे नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 53% का जो रेवेन्यू है वो एडहेसिव सेगमेंट से, जो मेन इसका सेगमेंट है एडहेसिव सेगमेंट से आता है। 20% का रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से आता है। और अगर बात करें 7% का जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल रेजिन एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से आता है। और 6% जो है आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से आता है। और बाकी का जो 6% है वो जो है इंडस्ट्रियल एडहेसिव से आता है। और अगर बात करें और जो लास्ट 6% बच गया वो पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से आता है। कंपनी जो है एडहेसिव सेगमेंट में 70% का मार्केट शेयर इंडिया में इंजॉय करती है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर इंजॉय करती है। तो इसे लिहाज से कई इस पर्सपेक्टिव से कह भी देते हैं कि अब कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं बची है। कंपनी क्या ग्रोथ करेगी जब 70% का मार्केट शेयर कंपनी के पास है, तो इससे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल से देख लेते हैं। तो अगर टेक्निकल्स की बात करें तो अभी तक तो इसने 2550 का सपोर्ट काफ़ी मेंटेन किया हुआ था जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने से पहले। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं दोस्तों तो कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता। अगर रेजिस्टेंस पे है तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देकर भाग जाए, या सपोर्ट पे है तो सपोर्ट को तोड़कर नीचे जा सकता है। तो उस टाइम जो है कंपनी का फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है, और वैसे भी कंपनी का फंडामेंटल्स को ही फॉलो करते हैं टेक्निकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका अगला सपोर्ट है वो ये वीकली चार्ट है, तो 2400 रुपये का आपको दिखाई देगा। तो 2400 रुपये का नेक्स्ट सपोर्ट है। वैसे इतनी जल्दी जल्दी गिरता नहीं है, एक लो बीटा स्टॉक कहा जा सकता है। जो ये 3% की 3.25% की गिरावट आपको देखने को मिली है, ये काफ़ी बड़ी गिरावट कही जा सकती है। पिडिलाइट जैसे लो बीटा स्टॉक के लिए जो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बाकी ठीक है, अगर 2400 तक जाता है तो आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। लेकिन एक बार जो है मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँगा आपको कंपनी का जाते जाते। एक बार जो है चार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पर हाईएस्ट एवर आपको प्रॉफिट दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और हाईएस्ट एवर ही आपको सेल्स दिखाई देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉफिट्स में, नेट सेल में कंसिस्टेंसी देख सकते हो, दोनों जगह आपको अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। तो कंपनी का रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स को छोड़कर बाकी जो है हर जगह आपको डबल डिजिट दिखाई देंगे। डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने ला कर दी है, वो भी 30% से ऊपर का डेटा आपको दिखाई देगा। सिर्फ सेल्स जो है वो सिंगल डिजिट में बढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टॉक्स को नीचे पटकने के लिए ही होती है। तो मार्केट ने जो कंपनी का पी था 100 का या 100 से ऊपर का, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी। तो मार्केट को जो है गुस्सा जाता है कि इतना हाई पी 100 या 100 से ऊपर का पी, लेकिन फिर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रही कंपनी, तो पटक देते हैं, पिटाई हो जाती है। कोई खास बात नहीं है इसमें, तो इसीलिए पिटाई देखने को मिली है। क्योंकि अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिडिलाइट का नाम है, 3384 करोड़ की जो है सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कंपनी 3200 समथिंग की सेल्स लेकर आई है। और 524 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, 704 की एबिट इनकम और 21% के प्रॉफिट मार्जिन। तो 3385 की सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, जिसको कंपनी ने मिस किया है। 3275 की सेल्स निकाली है। और अगर बात करें प्रॉफिट की तो 525 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन प्रॉफिट 474 करोड़ के रह चुके हैं। और अगर बात करें एबिट मार्जिन की, एबिट इनकम की, तो एबिट इनकम मार्केट ने एक्सपेक्ट की 704, लेकिन लेकर आई है कंपनी 706, तो यहाँ पर तो बीट किया है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको जो है बढ़े हुए दिखाई देंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और वाई ऑन वाई बेसिस दोनों में बढ़े हैं। लेकिन मार्केट ने फिर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, कम एक्सपेक्ट किया था। जो है आपको 21% के आसपास की एक्सपेक्टेशन मार्केट ने लगा रखी थी, और 22% के ओपीएम कंपनी ने निकाल कर दिए। तो यहाँ पर भी एबिट मार्जिन और एबिट इनकम दोनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। लेकिन अगर बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों को देखें, उसमें कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया, इसलिए हमें गिरावट देखने को मिले। तो आप इस गिरावट को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए
जाए तो मुझे अगर 30% की प्रॉफिट ग्रोथ अगर मिल जाती है तो काफ़ी ठीक ठाक कही जा सकती है, अच्छी है। हाँ, सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 32% की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी कही जा सकती है दोस्तों, कुछ ख़राब नहीं है। दूसरी कंसिस्टेंट कंपाउंडर का नाम है एशियन पेंट्स। दोस्तों ये दोनों स्टॉक मेरे पास है, एशियन पेंट भी मेरे पास है, पिडिलाइट भी मेरे पास है, टाइटन भी मेरे पास है। मेरे पोर्टफोलियो का साइज छोटा है, फिर भी मैं जो है कंसिस्टेंसी के साथ जाना पसंद करता हूं, इसीलिए छोटे पोर्टफोलियो साइज में भी मैंने इन कंपनीज को ले रखा है, क्योंकि मुझे रातों रात अमीर नहीं बनना, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ स्टेडी रिटर्न चाहिए, वो मुझे इनसे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके आज के जो है फॉल की बात करें तो आज जो है काफ़ी बड़ा फॉल कहा जा सकता है। एक लो बीटा स्टॉक है ये, बिल्कुल जो है कोविड क्रैश में भी मात्र 40% ही गिरा था, जबकि बजाज फाइनेंस 60% तक क्रैश हो गया था। तो एक लो बीटा स्टॉक इसको हम बोल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस भी ऐसी है, तो इसको आप बिल्कुल इन कंपनीज को अपनी टॉप मोस्ट होल्डिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके पोर्टफोलियो को में ज़्यादा उठापटक नहीं होने देंगे, बिल्कुल स्टेडी रिटर्न्स आपको मिलेंगे, कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके मैक्स रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, और जो है लिस्टिंग की बात करें तो 1995 से कंपनी बाजार में काफ़ी पुरानी कंपनी ये कही जा सकती हैं। तो अगर बात करें 5 साल के रिटर्न्स की, तो इसने भी पैसा जब इन्वेस्टर का डबल कर दिया, डबल से ऊपर कर दिया है पिडिलाइट की तरह। तो पैसा 5 साल में डबल हो रहा कंसिस्टेंसी के साथ, और क्या चाहिए दोस्तों आपको। ज़्यादा रातों रात अमीर बनने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, इक्विटी है, बहुत रिस्की होती है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताना चाहूँ तो डेकोरेटिव पेंट का जो पेंट की जो इंडस्ट्री है उसमें डेकोरेटिव पेंट का जो पोर्शन है वो 75% के आसपास, और उस 75% में 60% से ज़्यादा या 60% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। पिडिलाइट के पास 70% का मार्केट शेयर था आदेशी सेगमेंट में, और इसके पास जो है 60% का मार्केट शेयर है डेकोरेटिव पेंट में। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। बिल्कुल अगर बात करें कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर कूट कर भरी हुई है, और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर ज़्यादा है। और पिडिलाइट के बारे में बताऊँ तो पिडिलाइट ने हाइशा नामक का जो है एक ब्रांड लॉन्च किया है पेंट सेक्टर में, तो पेंट में एंट्री कर चुका है पेंट सेक्टर में पिडिलाइट। तो भीड़ भाड़ काफ़ी मची हुई है जो है। अगर बात करें ग्रासिम की तो ग्रासिम भी पेंट में एंट्री ग्रासिम की हो रही है, और एस्ट्रल भी पेंट में एंट्री लेने को, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको पेंट में दिखाई देंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो मार्केट लीडर के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर जो है डेकोरेटिव पेंट्स की बात की जाए। तो यही है दोस्तों इस कंपनी का विजन। इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। तो आपके पोर्टफोलियो में मैंने B2C की इंपॉर्टेंस आपको बता ही दी। B2C कंपनीज हैं दोनों, और B2C कंपनीज ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स मिलेंगे। रातों रात आप अमीर तो नहीं बनोगे, लेकिन आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। यहाँ पर कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे, और कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव थोड़ा सा ज़रूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको। और अगर बात करें सेल्स की तो सेल्स में बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, और अभी के जो प्रॉफिट सेल्स है जो हाईएस्ट एवर दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, ये भी वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर आप जो है स्पोर्ट देख सकते हो। अभी जो रिसेंट स्पोर्ट है इसका वो जो है 3231 के आसपास ही स्पोर्ट लिया, और 3231 के आसपास ही जो है इसका स्पोर्ट था। तो वहीं पर बिल्कुल एग्जैक्टली 3231 तक गया था आज। तो यहीं पर इसका स्पोर्ट दिखाई देता है, तो यहीं पर इसमें स्पोर्ट लिया। और अगर नेक्स्ट स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको जो है 3000 के आसपास का दिखाई देगा, 3020 या 3020 के आसपास का आप मान के चल सकते हो। तो अगर 3000 के आसपास आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, बाकी मुझे लगता नहीं वहाँ तक जाएगा, क्योंकि लो बीटा स्टॉक है बिल्कुल जो है पिडिलाइट की तरह। तो इसमें गिरावट का रीज़न जो है वही क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की वजह से जो है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही होता है। तो इनके जो प्रोडक्ट है उनको बनाने में क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से जो है जैसे ही क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं इनके प्राइजेज जो है नीचे, शेयर प्राइस में जो है थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, तो नीचे की तरफ गिरते हैं शेयर प्राइस। तो अभी ट्रेंड तो वैसे क्रूड ऑयल का ऊपर की तरफ ही है, और तो उसका क्रूड ऑयल का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो इनका ट्रेंड नीचे की तरफ हो जाता है। तो जा भी सकता है 3000 तक, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बाकी अगर चला जाता है तो आप धीरे धीरे BOD करते जाएं। अगर मेरी बात करें
करें। तो मैंने आज कुछ क्वांटिटी इसमें उठाई है, तो अगर 3000 तक जाता है तो कुछ और क्वांटिटी उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे इसमें मेरी जो होल्डिंग्स है, वेटेज है, वो काफ़ी कम है। तो मैं इसको जो है टॉप मोस्ट होल्डिंग बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये नीचे गिरता जाता है तो मैं इसमें अपनी वेटेज बढ़ाता जाऊंगा और टॉप मोस्ट होल्डिंग मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। ऐसा नहीं है कि मैं टॉप मोस्ट होल्डिंग बना रहा हूँ तो आप भी इसको टॉप मोस्ट होल्डिंग बना लो। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों कंपनीज वेल नोन कंपनीज है, ज़्यादा कुछ बताने की बोलने की ज़रूरत इनके बारे में नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी वैसे होनी तो ज़रूर चाहिए, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।